थॉर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थॉर का हैमर क्योंकि बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया होता है तो उसको डोनाल्ड ब्लेक के अंदर ट्रांसफॉर्म होने में अब काफ़ी मुश्किल हो रही थी। वहीं पे हमने दूसरी तरफ लाइट किले के अंदर देखा कि बाल्डर और लोकी जो है विक्टर वॉन डूम से मिलने के लिए जाते हैं और उनके बीच आपस में कुछ बातचीत होती है। और अब बाल्डर जो इस बात पे एग्री कर जाता है कि उनको लाइटफीरिया में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि उसके लोग दरअसल यही चाहते हैं। और लोकी यहाँ पे जो है जाने से पहले थॉर के पास आती है यानी डोनाल्ड ब्लेक के पास और बोलती है कि लेडी सिफ जो है वो मर रही है क्योंकि उसकी बॉडी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैं अब जाके समझी हूँ कि ये मेरी बॉडी थी ही नहीं। अब मैं अपनी असली बॉडी में आ रही हूँ तो तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त है कि तुम असली लेडी सिफ को ढूंढो और उसको ये बॉडी दे दो, वरना ये बॉडी जो है वेस्ट हो जाएगी और लेडी सिफ कभी वापसी आ नहीं पाएगी। अब आगे और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे आपको याद होगा कि लेडी सिफ दरअसल एक औरत पुरानी सी मिसिस चैम्बर के अंदर मौजूद है जिसको काफ़ी टाइम से कैंसर चल रहा है। और क्योंकि अब लोकी जो है इस बॉडी को छोड़ रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिसिस चैम्बर की अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और लेडी जेन फोस्टर जो है यहाँ पे आती है और बोलती है कि ये अचानक हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा। तो बोलती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है कि 10 मेगावाट का जनरेटर से किसी ने बिल्कुल करेक्ट कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ही मिनट्स की जो है मेहमान रह गई हैं। और वहाँ पे उनकी हालत बहुत बुरी हो रही होती है, लेकिन वो बोलती है मिसेस चैम्बर इनके कान में आके कुछ ऐसा जिससे जेन समझ जाती है और बोलती है कि ओ माय गॉड ये नहीं हो सकता। और वहीं पे हम देखते हैं अगले पल डोनाल्ड ब्लेक खड़ा होता है और थॉर बोलता है कि हमें जल्द से जल्द सिफ को ढूंढना होगा। तो ब्लेक बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो थॉर बोलता है कि अगर लोकी की बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो थॉर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, ये दुनिया बहुत बड़ी है। क्योंकि बाकी के जो एसगार्डियन थे वो मेरे पास अट्रैक्ट हो रहे थे, मैं उनको खुद से ढूंढ रहा था, लेकिन अब वो मेरे पास इतने वक्त से नहीं आई। लेकिन अचानक डोनाल्ड ब्लेक का फ़ोन बजता है और वहाँ पे दरअसल जीन जो है उसको बताती है कि ये मसला हो गया, वो जो पेशेंट है मिसेस चैम्बर वो दरअसल लेडी सिफ है, तुम उसको जल्द से जल्द आके यहाँ पे बचा लो, उसके पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास घंटा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और वहीं पे हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि ठीक है आज के दिन कोई नहीं मरने वाला। तो यहाँ पे ब्लेक बोलता है इसका मतलब ये है कि अगर उनमें से कोई एक मरा तो दोनों मरेंगे, हमें वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना होगा ताकि हम उसको बचा सकें। तो वो बोलता है ब्लेक मैं जानता हूँ कि मियोनर इस वक्त टूटा हुआ है और इस कंडीशन में हम ट्रांसफॉर्म होना हमारा सेव नहीं है, लेकिन हम करें तो क्या करें, मैं वहाँ पे कभी भी वक्त में नहीं पहुँच सकता हूँ, तो इसलिए मुझे चेंज होना ही पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी तकलीफ हो। लेकिन जैसी ब्लेक वहाँ पे ज़मीन पर फर्स्ट मारता है थॉर और ब्लेक दोनों से दोबारा अलग होते हैं, लेकिन थॉर वहाँ पे गिर जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से ये लोग लाइटफीरिया के अंदर शिफ्ट हो चुके होते हैं, कैल्डा और विलियम। और विलियम बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे ठंड नहीं लग रही? तो कैल्डा बोलती है कि नहीं इतनी ज़्यादा तो नहीं। तो विलियम बोलता है कि अगर तुम्हें लग रही है तो कुछ पहनने के लिए ले लो। तो बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं यही करती हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि कैल्डा और वो आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे रुको ज़रा, मैं देख कर आती हूँ कि हमें कौन से कमरे में रुकना है। और यहीं पे विलियम वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और वहाँ पे आग से जो है तपिश ले रहा होता है। और वहीं पे पीछे से आवाज़ आती है कि तुम अपने घर से बहुत दूर चले आए हो, यह क्लाइमेट कंडीशन जो है तुम जैसे मोटर्स के लिए नहीं है और मुझे इस वक्त इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम ये मोटी जैकेट मेरी ले सकते हो। तो वो बोलता है कि फॉर गॉड से आप तो बार्डर है ना? तो बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो विलियम बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने झुकूँ या कुछ करूँ। तो बोलता है कि नहीं तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी फॉर्मेलिटीज सिर्फ एसगार्डियंस के लिए और तुम एसगार्ड से नहीं हो। तो बोलता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आपकी मुझे इज्जत करनी चाहिए, आप इस जगह को चलाते हैं ना। तो वहीं पे बार्डर पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि हाँ कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं इस जगह को चलाता हूँ और कुछ लोग इसके बारे में कुछ और कहते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से लोकी जो आ रहा होता है अब वो अपने असली आदमी वाले फॉर्म के अंदर आ गया होता है और उसने वो अपनी वो फॉर्म चेंज कर ली है। बार्डर बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं तुम्हारा पूरा स्वागत करता हूँ, तुम यहाँ पे रहना चाहो जितने टाइम तक रह सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम प्यार के खातिर यहाँ पे, और प्यार से बढ़ के कोई और चीज़ दुनिया में नहीं होती है और मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, मैं इस जगह पर आ तो गया हूँ लेकिन मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता है, हम आखिरकार कौन सी जगह में मौजूद हैं? तो बोलता है कि हम इस वक्त लाइटवेरिया में हैं और हम लोग इस वक्त जो है गेस्ट हैं विक्टर वॉन डूम के। तो विलियम बोलता है कि अच्छा फिर ठीक है, ज़रा एक मिनट, डूम मतलब डॉक्टर डूम? क्या आप सच में डॉक्टर डूम के यहाँ रुक रहे हैं?
क्या आप लोग का दिमाग खराब हो चुका है? तो बार्डर बोलता है कि हाँ शायद हो सकता है हमारा दिमाग खराब हो गया हो, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जो बेहतर है मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि थॉर अपने होश में आता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने 20 कीमती मिनट को खो दिया है, मैं इतनी देर बेहोश हो गया, म्योनर अभी भी टूटा हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ, मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो है ओडिन्स का दिया हुआ तोहफा था और मेरे ख्याल से मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके जरिए मैं इसको ठीक कर सकूं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा इसको ठीक करने के लिए और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना लेडी सिर्फ मैं उसको हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं अपनी वीकनेस को जो हूँ एक फेलियर नहीं बना सकता हूँ, उसको जीना ही होगा। और इस तरह देखते हैं कि थॉर अपना हैमर स्विंग करता है और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं 15 मिनट के बाद एक पुराने से वीरान जंगल के अंदर, जहाँ पे थॉर ढूंढते हुए आया है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को। अब आप सब पूछेंगे कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज अचानक यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक के अंदर पूरे के पूरे डार्क रेंज जब से शुरू हुआ हमने डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को नहीं देखा। तो मैं आपको बता चलूँ कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज इस वक्त दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। वो अपनी कुछ मैजिकल आर्ट्स, कुछ मेडिटेशंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सब ये क्यों कर रहे हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। तो बेसिकली थॉर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढते हुए इसीलिए आया है क्योंकि उसको लगता है कि वो उसका हैमर सही कर सकते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, मैंने काफ़ी टाइम से तुमसे कोई मुलाकात नहीं की। तो बोलता है कि हाँ सच में तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन आज फ्रेंडशिप के खातिर मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस मेरे लिए काम करो, तो इसके बदले जो कुछ भी तुम्हारी कीमत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि तुम्हारे पास वक्त कम होने के बावजूद तुम मेरे पास आए हो, तो होपफुली मैं तुम्हारी मदद तो ज़रूर कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो बताता है कि किस तरह से मेरा म्योनियर टूट गया है जंग के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस हथियार को बिल्कुल ठीक कर दो ताकि मैं अपनी सारी की सारी शक्ति इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि लेडी सिफ को अगर मुझे बचाना है तो मुझे अपना हैमर ठीक करना ज़रूरी है, उसके बगैर मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा और उसकी जान चले जाएगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मदद के लिए मांगने के लिए आए हो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो मैं कर नहीं सकता हूँ। मतलब तुम ज़रूर यहाँ पे मैजिक्स की बात कर रहे हो, लेकिन सिर्फ मैजिक्स नहीं, यहाँ पे ओडिन ने अपनी लाइफ एनर्जी को जो है इस ज़बरदस्त किस्म के वेपन को बनाने में लगा दिया था। इसके अंदर सिर्फ मैजिक ही नहीं बल्कि ओडिन की खुद की लाइफ फॉर्म, खुद की लाइफ एनर्जी वो भी मौजूद है, और इसको बनाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ मैजिक की बात नहीं है, ये एक उस गाने की तरह है जिसका एक नोट भी गलत हो गया, एक एनर्जी भी मैंने मिसप्लेस कर दी, तो ये हैमर अब जिस कंडीशन में शायद उससे बदतर कंडीशन में चले जाए, या और भी बहुत कुछ हो सकता है, इसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। थॉर बोलता है कि अगर तुम्हें ओडिन की शक्ति चाहिए तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जब से ओडिन का मरे हैं और जब से मैं दोबारा आया हूँ तो मेरे पास अब ओडिन की शक्तियाँ मौजूद हैं, मेरे पास ओडिन फोर्स मौजूद है, उनका कुछ हिस्सा मेरे पास भी है, तो क्या वो काफ़ी नहीं होगा इस हैमर को बनाने के लिए? तो स्टीवन स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ वो तो काफ़ी है, लेकिन। तो थॉर बोलता है कि लेकिन क्या? मुझे कुछ लेकिन नहीं सोचना है। और यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को समझाते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारे पास ओडिन की शक्तियाँ हैं जिसको इस्तेमाल करके मैं हैमर बना सकता हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो खतरा है, जो रिस्क है, वो ये है कि अगर एक बार मैंने तुम्हारी शक्तियों को जो है इस हैमर के अंदर डाल दिया तो तुम्हारे पास वो ओडिन फोर्स, वो ओडिन की शक्तियाँ मौजूद नहीं रहेंगी और तुम और हैमर एक चीज़ बन जाओगे। मतलब तुम्हारा सोल जो है वो इस हैमर के अंदर कैद हो जाएगा, और आज के बाद से कभी भी अगर तुम्हारे हैमर को इस तरह से नुकसान पहुंचता है या उसको चोट पहुंचती है हैमर को इतने ज़बरदस्त तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि शायद तुम भी उस हैमर के साथ मारे जाओ, क्योंकि तुम और तुम्हारा हैमर का सोल एक साथ जुड़ने वाला है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हारे सामने रख दी हैं एज अ डॉक्टर, क्योंकि मुझे पेशेंट की एडवाइस लेना ज़रूरी है, और अगर इन सारी बातें सुनने के बावजूद भी तुम चाहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। थॉर बोलता है कि बिल्कुल, मेरे पास इस वक्त अभी को और कोई चॉइस नहीं है, चाहे इसके लिए मेरी ज़िंदगी क्यों ना चले जाए, मुझे लेडी सिफ को बचाना होगा और अपने हैमर को ठीक हर हाल में करना ही होगा। तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि फिर ठीक है, अगर तुम्हारी इजाज़त है तो हम ये सब शुरुआत करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे जो है अजीबोगरीब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, जिसके ज़रिए वो थॉर की से अंदर से ओडिन फोर्स निकाल के उस हैमर के अंदर डाल रहे हैं ताकि उसके ज़रिए उसके हैमर को हील किया जा सके। और दूसरी तरफ हम देखें कि मिसेस चैम्बर जो अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान लड़ रही हैं। और अगले पल हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं, तो क्या तुम वाकई में तैयार हो थॉर? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी निकाल के इस वेपन में डाल दूँ? अगर तुम श्योर हो तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो थॉर बोलता है कि बिल्कुल, मैंने सोच लिया है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि फिर जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही हो जाए। और अगले पल वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि थॉर ज़मीन पे जाके गिरता है, और जब वो होश में आके उठता है तो देखता है कि उसका हैमर बिल्कुल ठीक हो गया होता है, लेकिन उसके हैमर के अंदर उसकी खुद की तस्वीर आ रही होती है, क्योंकि अब जो है थॉर और उसका हैमर वो एक साथ जुड़ चुके हैं। आज के बाद से थॉर के हैमर को अगर इतने खतरनाक तरीके से कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा असर थॉर के ऊपर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो राइटर्स ने इस चीज़ें लिखने के बारे में डिसाइड किया था उसको कभी कॉमिक्स में फॉलो नहीं किया गया। ये कुछ उन रूल्स की तरह है जिसको राइटर्स लिख के भूल जाते हैं और कभी उसके बारे में हमें नहीं कहते हैं। तो ये बात सिर्फ आप इस स्टोरी के हद तक ये रखिएगा, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है मिसेस चैम्बर, उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी आखिरी बिल्कुल सांसें चल रही होती हैं, और वो लोग हर कोशिश कर रहे हैं तो उसको बचाने की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा होता। लेकिन पीछे से थॉर आता है और बोलता है कि सब दूर हो जाओ। तो वहाँ पे नर्स बोलती है कि आखिरकार अब तुम कौन और यहाँ कैसे घुसा है? तो जेन बोलती है कि जिसने जैसा कहा वैसा ही करो। और थॉर हम देखते हैं कि अपना हैमर मिसेस चैम्बर के ऊपर रखता है और बोलता है कि सिर्फ
आओ मेरी तरफ, अब वापसी आ जाओ। और इस तरह हम देख सकते हैं इसी तरह वो अपने हैमर की मदद से सिर्फ को वापसी रिकॉल करता है और सिर्फ अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ अस्ता के गले मिलती है और बोलती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि कभी तुम शायद मुझे ढूंढ पाओगे। तो थॉर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम मेरी नज़रों के सामने थी लेकिन तब भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम मेरे पास वापसी आ गई हो कि मिसेस चैम्बर वो जा चुकी हैं, उनकी मौत का समय लिखो। और थॉर मेरे ख्याल से अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी मैंने कर दी। तो बोलता है कि बिल्कुल जीन, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इस तरह वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और यहीं से हम डूम और लोकी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोकी अब अपनी असली फॉर्म में आ चुका है, यानी इंसानों वाली, मर्दों वाली फॉर्म के अंदर। और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि डूम और लोकी जो है अपने आपस के प्लान्स जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, और बोलता है कि तुम्हारे लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है। तो बोलता है फॉर द मोस्ट पार्ट उन लोग को यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, उनको जो चीज़ें चाहिए थी काफ़ी हद तक उनको वो चीज़ें मिल चुकी हैं। तो बोलता है कि काफ़ी हद तक तुम्हारा क्या मतलब है। तो बोलता है कि जैसा कि तुम जानते हो हमेशा कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है जिसको कहीं ना कहीं कीड़े निकालने की आदत होती है, और उसको जितना भी अच्छा दे दिया जाए वो कभी खुश नहीं होता है। तो हमारे बीच भी बिल्कुल कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता नहीं करो, वो भी वक्त के साथ खुश हो ही जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो मेरे ख्याल से तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए ना, क्योंकि तुम्हारे साथ अब मेरी आर्मी, मेरी पावर जो जुड़ चुकी है। अब कोई भी दुश्मन जो है तुम्हारे ऊपर नज़र उठा के नहीं देख सकता है, क्योंकि तुम और मैं एक साथ आ चुके हैं। अब हम दोनों को जो है किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों से टक्कर लेना अब हर किसी की बस की बात नहीं है। तो डूम बोलता है कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, शायद हमें अब किसी का खतरा नहीं है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी हैप्पीनेस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो लोकी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरी हैप्पीनेस अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हुई है। और यहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं खाने की टेबल के ऊपर, जहाँ पे बाल्डर बैठ के अपना डिनर कर रहा होता है, लेकिन विलियम उसके पास आता है और बोलता है कि मिस्टर बाल्डर, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा इस तरह से खाने पर आपको डिस्टर्ब करना, लेकिन मैं इस बारे में बहुत सोच रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो बोलता है कि विलियम ऐसी क्या बात हो गई है, आओ मेरे साथ बैठो, हो सकता है कि तुम लोकी के हवाले से कोई बात कर रहे हो, वैसे भी लोकी को अभी जगह की जरूरत नहीं है, तो तुम यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। और बाकी के इस गार्डियन देख रहे होते हैं कि किस तरह से ये एक मॉडल जो है लॉर्ड बाल्डर के इतना करीब आ रहा है, और वो लोग जेलस फील कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बेसिकली विलियम आपको मैं शॉर्ट करके बताना चाहूँगा कि वो यही बात करने आया है कि दरअसल आपने लोकी की बात तो सुन ली और आप सब यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, आप लोग यहाँ पे अभी अभी आए इस अर्थ के ऊपर। दरअसल विक्टर वॉन डूम वो दरअसल बहुत बुरा इंसान है, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं, वो बद से बदतरीन इंसान है, वो एक किस्म का विलन है, और मैं ये बात जानता हूँ कि वो आपसे कभी ना कभी गद्दारी ज़रूर करेगा। तो बाल्डर बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हमसे गद्दारी करेगा। तो बाल्डर बोलता है, तो विलियम बोलता है कि लगता है क्या मतलब है मिस्टर बाल्डर, आप समझ नहीं रहे मेरे बात, वो शायद आपके साथ पहले गद्दारी करके बैठा हुआ और आपको उस बारे में पता भी नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी का नहीं हो सकता है, वो सबको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करता है, और वो आपका सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए और फ़ौरन निकल जाना चाहिए जब आपके पास मौका है, उससे पहले कि वो मौका आपसे छीन लिया जाए। तो बाल्डर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करता है, बोलता है बादशाह के ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उसके अपने लोगों की। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हमेशा अपनी चलाते रहूँ, मैं लोगों को ये फोर्स करूँ कि वो लोग मेरी सुने और अपनी ना चलाएं, तो वो लोग मुझे ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो लोग जो है मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और अगर कभी कभार मैं अपने लोगों की बात सुन लिया करूँ तो वो शायद मुझ पर बिलीव रखेंगे और मेरी आगे जाके बातें सुनते रहेंगे। ये एक ऐसा डिसीजन है जिसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बड़े पर्दे की तरफ देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैंने इस गार्डियन के ड्रीम्स के खिलाफ परस्यू करने की कोशिश करी तो वो हो सकता है कि जल्द मेरे दुश्मन बन जाएं, और दुश्मनी का मतलब ये है कि लड़ाई, और लड़ाई का मतलब ये है कि मैं एक गॉड को दूसरे गॉड के अगेंस्ट कर दूंगा। तो वहाँ पे विलियम बोलता है इसका मतलब ये है कि आपको सिविल वॉर के बारे में चिंता है। तो बाल्डर बोलता है कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि वॉर किस तरह से सिविल हो सकती है। अगर एक एसगार्डियन दूसरे एसगार्डियन के खिलाफ हो जाएगा तो वो ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर होगा, और उसके नतीजे में यहाँ पे जो कुछ भी होगा कहीं से भी कुछ सिविल नहीं होगा, वो अनसिविल होगा, और ये डिस्ट्रक्शन बहुत बुरी हो सकती है। लेकिन अब हमारे पास सामने दो ऑप्शन है। पहली बात यह है कि अगर तुम गलत हुए, मतलब अगर वाकई में ये वो जगह निकली जिसकी लोगों को तलाश है, एसगार्डियन चाहते हैं, और डूम ने हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं करी, तो उसके बदले में जो है एसगार्डियन को एक नई जगह मिलेगी जहाँ पे वो खुशी खुशी रह सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम अपनी बात पर सही होते हो, डूम ने हमारे साथ गद्दारी करी, तो इससे भी हमारा ही फायदा है, क्योंकि एसगार्डियन के जितने लोग होंगे उन सबको एक कॉमन एनिमी मिल जाएगा लड़ने के लिए, और हम लोग आपस में लड़ने के बजाय अपने कॉमन एनिमी से लड़ेंगे। हो सकता है कि उस एनिमी से लड़ने के बीच हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हम खो दें, लेकिन आखिर में हम एसगार्डियन एक साथ ही रहेंगे। तो देखा जाए यहाँ रहने में मेरे ज़्यादा नुकसान नहीं है, दोनों तरफ से हमारा फ़ायदा ही है, जिससे हमारे लोग एक साथ रहेंगे। हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें ज़रूर खो दें, लेकिन वो चीज़ें एक दूसरे के साथ रहने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा विलियम कि इस बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा इस बारे में मैं पहले ही सोच चुका हूँ। तो खाओ पियो और ऐश करो जब तक तुम कर सकते हो, और मैं भी यही करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि बाल्डर ने यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छी बात करी है, जिसको उसने समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे वो लोग जो कर रहा है वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, वो अपने लोगों को चिंता कर रहा है, वो यहाँ पे लोकी या डूम के कहने पे नहीं चल रहा है, बल्कि वो अपने लोगों की परवाह करते हुए सारे डिसीजंस ले रहा है।
और इस तरह हम देखते हैं कि विलियम वहाँ से बाहर जाता है। लेकिन वो एसगार्डियंस अब वो उससे थोड़ा जेलस फील होने लगे हैं क्योंकि वो उनके बादशाह से इतना आसानी से बात कर रहा है। तो वो उसको यहाँ पे बुली करने के लिए, तंग करने के लिए उसके पीछे आते हैं और बोलते हैं कि जरा देखो ये वो पालतू इंसान है जिसको कैल्डा आजकल पाल रही है, जरा इसकी हालत तो देखो। क्या मोटर वर्ल्ड के अंदर उसको एक यही इंसान मिला था? वहाँ पे इतने पैथेटिक लोग हैं, मैंने सोचा नहीं था। तो वहीं पे पीछे पलट के जो है विलियम बोलता है, लकड़ी और पत्थर मेरी हड्डियां जरूर तोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारे अल्फाज वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो वहीं से एसगार्डियन बोलता है कि लकड़ी वो यहाँ पे बहुत हैं और पत्थर भी, तो अब बारी है तुम्हारी हड्डियों की, उसको हम तोड़ ही देते हैं। और वहाँ पे इस तरह हम देखते हैं कि वो उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन बीच में कैरल आ जाती है और बोलती है कि बस अब बहुत हो गया है। क्या तुम एसगार्डियन अपने मेहमानों के साथ इस तरह से हॉस्पिटैलिटी दिखाते हो? ये है तुम लोगों का तरीका? तो बोलता है कि तुम यहाँ से दूर रहो कैल्डा, हमसे उससे बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो कैल्डा बोलती है कि मैं बीच में आ भी कब रही हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे इसको एक स्पीड देने के लिए आई हूँ जो कि मैंने इस बर्फ से बनाई है और इसके अंदर इतना जहर मौजूद है जो कि एक कट के जरिए तुम सबको मार सकती है। तो विलियम अब इस डंडी को उठाओ और इनसे मुकाबला करो, और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बुज़दिल हो गए कि इनको एक कट भी ना लगा सको जिससे इनकी मौत हो जाए। तो तुम एसगार्डियंस यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो उसको मारने के लिए। लेकिन एसगार्डियन बोलते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहे थे कैल्डा, तुम बात क्यों नहीं समझती हो, तुम चीज़ों को इतना डिफरेंटली क्यों ले रही हो, हमें यहाँ कोई लड़ाई नहीं करनी है। और इस तरह वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे विलियम बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकता हूँ। तो बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ कि तुम अपना ख्याल रख सकते हो, बस मैं नहीं चाहती कि वो तुम पे इतना हावी होना शुरू हो जाए, तुम्हें अपने आप पे खड़ा होना चाहिए। और इस तरह वहाँ पे विलियम और कैल्डा आपस में अपनी बातें वगैरह कर रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ वो परेशानियों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और वहाँ दूर से खड़ा हुआ हेमडाल जो है वो उनको देख रहा होता है और वहाँ पीछे से बाढ़ आता है और बोलता है कि मेरे लिए बहुत कंफर्ट की बात है हेमडाल कि तुम मेरे साथ आए हो कम से कम इस मुश्किल वक्त के अंदर। तो हेमडाल बोलता है कि बिल्कुल, मुझे तो आना ही था क्योंकि जहाँ होगा एसगार्ड वहीं जाएगा हेमडाल और मैं हमेशा आपकी सर्विस में मौजूद हूँ। तो बोलता है कि इससे अच्छी और वो कोई बात हो नहीं सकती मेरे लिए हेमडाल। अब मुझे बताओ तुम्हारी आंखें जो हैं वो क्या तलाश कर रही हैं, हमारी तरफ वो क्या चीज़ है जो अब आगे आने वाली है। तो हेमडाल बोलता है कि आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा लॉर्ड बाल्डर, लेकिन हमारी तरफ हमारा रास्ता जो है वो एक डार्क रोड की तरफ जाने वाला है जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है और वो है डेथ। हमारी तरफ एक ख़तरनाक किस्म की डेथ जो है वो आ रही है लॉर्ड बाल्डर। दी एंड। सो गाइस, हमारा यहाँ पे ये इशू ख़त्म होता है, इसके साथ हमारा ये छोटा सा स्टोरी आर्क ये भी ख़त्म होता है। लेकिन आपको देख के समझ ही गए होंगे कि ये स्टोरी आर्क जहाँ ख़त्म हो रहा है इसका मतलब ये है कि एक आगे बड़ा स्टोरी आर्क हमारी तरफ आने वाला है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से अभी हम अपनी दूसरी सीरीज़ के ऊपर जाएंगे, दूसरी कॉमिक्स के ऊपर नज़र डालेंगे, उसके बाद ही हम जो है दोबारा अपनी सीरीज़ के ऊपर वापसी लौट कर आएंगे। जब तक के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि गाइस अभी जो है हम लोग थोड़े टाइम के लिए अब थॉर की सीरीज़ से गैप लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि थॉर की हम डार्क रेन की सीरीज़ ख़त्म कर रहे हैं। थॉर की डार्क रेन की सीरीज़ बहुत जल्द वापसी आएगी और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और औसम होने वाली है, जहाँ पे हम थॉर को देखेंगे ये किस तरह से वो वॉन डूम से मुकाबला करता है और लोकी वो अपनी स्कीम्स चलता रहेगा। लेकिन अभी के लिए ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है और इसके बाद हम जो है हल्क की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आपको याद होगा कि प्लेनेट सकार की मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हल्क के बेटे को हमने देखा था और वो सीरीज़ मैंने वापसी वहाँ पर रोक दी थी उसके 2 इशूज़ को। उसकी रोकने की वजह यही थी कि इसके जो 2 इशूज़ है वो डार्क रेन के अंदर टाई इन करेंगे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम्युनिटी टैब के अंदर मैं हल्क के बेटे की जो सीरीज़ थी उसको वहाँ पे डाल दूंगा, आप सब वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा, सन ऑफ हल्क वाली सीरीज़ को, ताकि अगली सीरीज़ के लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर हो सकें और अगली सीरीज़ हमारी हल्क की सीरीज़ होगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि थॉर के आप सब बहुत बड़े फ़ैन हैं मेरी तरह और मैं भी थॉर के कॉमिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने सीरीज़ को आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया होगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और इसके हवाले से कोई भी अगर आपके दिल में सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा यार, कम से कम सब्सक्राइब करना तो तुम लोगों का बनता ही है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।